हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्मार्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस का साइंस का सैंपल पेपर। ठीक है, देखो मैक्सिमम टाइम आपको कितना अलाउड होगा, 2.5 घंटे का। अधिकतम अंक कितने हैं, 60। ठीक है, सामान्य निर्देश की बात करें तो देखो क्या कहता है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, क ख ग घ और ड। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित हैं। पहला जो खंड है का उसमें 12 तक प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय 1 नंबर वाले। दूसरा जो खंड है खा, उसमें 2 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक वाले। खंड गा जो है 6 से 8 क्वेश्चन है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 अंक वाले। खंड घा जो है 9 से 11 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 5 अंक का है। खंड डा जो है प्रश्न संख्या 12 से 15 में केस आधारित प्रश्न, स्रोत आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक में 3 उपभाग हैं। ठीक है, कोई समग्र विकल्प नहीं है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हुए हैं। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का ही उत्तर देना है, यानी जो और वाले क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, एक देखो क्या कहता है, प्रश्न 1 से 12 में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, फर्स्ट देखो, वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि कहलाती है। विविधता, शाखाएं, समूह बनाना या पौधारोपण। तो बताओ, समान गुण वाली वस्तुओं को अगर एक ही जगह रखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समूह बनाना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, समूह बनाना। सेकंड देखो, कौन सा पोषक तत्व हमें लंबा होने और मजबूत मांसपेशियां बनाने में मदद करता है। लंबा होने और मजबूत मांसपेशियां बनाने में कौन सा मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो कौन सा करता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रश्न 3 देखो क्या कहता है, संतुलित आहार में सम्मिलित होना चाहिए केवल फल और दूध, नहीं सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। हाँ, जो भी पोषक तत्व है अगर उचित मात्रा में होते हैं तो उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। फोर्थ देखो, निम्न में से पौधे में कौन सी क्रिया अथवा गति को दर्शाती है। दौड़ना, श्वसन, फूलों का खुलना और बंद होना। तो देखो, फूलों का खुलना और बंद होना ही तो गति है ना, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। सुबह घास पर ओस जमना किसका उदाहरण है। ए गलन, संघनन, वाष्पीकरण या जमना। तो संघनन का, संघनन में क्या होता है, वाष्प जो है ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल जाती है, उसी को हम ओस बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 देखो, पानी को 0 डिग्री से नीचे ठंडा करने पर वह बदलकर क्या बन जाता है, भाप, बर्फ, जल, वाष्पन या बादल। तो 0 डिग्री से जैसे ही पानी नीचे आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में। ठीक है, 7 देखो, रेत से कंकड़ अलग करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगर रेत से मुझे क्या करना है, कंकड़ को अलग करना है, निस्यंदन, ओसाई, हस्त चयन या चालन। तो चालन विधि का आप यूज कर सकते हो ना। चालोगे तो रेत क्या हो जाएगी, नीचे चले जाएगी, और कंकड़ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तुमने देखा अभी होगा, जब घर वगैरह बनते हैं तो रेत को छानते हैं ना, कंकड़ अलग कर देते हैं, रेत अलग हो जाता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि है, हस्तचयन, निस्तारण या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होता था, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। ठीक है, 9 देखो, एक छात्र को चॉक पाउडर, नमक तथा पानी का मिश्रण दिया गया है। उसे चॉक पाउडर और नमक दोनों को अलग अलग प्राप्त करना है, यानी चॉक को अलग और नमक को अलग। निम्नलिखित में से कौन सा सही पृथक्करण कर्म अपनाए अथवा जाएगा। इसमें कुछ गलतियां हैं हिंदी में पढ़ने में। क्या कहना चाहता है कि कौन सा पृथक्करण का क्रम सही है। ए देखो, चालन, वाष्पीकरण, निस्यंदन। निस्यंदन और वाष्पीकरण, तो निस्यंदन और वाष्पीकरण होगा। निस्यंदन का मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्टर करोगे तो चौक अलग हो जाएगी, फिर वाष्पीकरण करोगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th देखो, चुंबकीय दिक्सूचक कंपास की सुई डैश दिशा में स्थिर रहती है। कौन सी दिशा में स्थिर रहती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, दिशा में। ठीक है, 11 देखो क्या कहता है, तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ये पूरा नहीं है ना, किया जाता है। तो कौन सा उपयोग करा जाएगा तापमान नापने के लिए,
बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या ओडोमीटर। तापमान नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। चैप्टर में पढ़ा था ना। खंड खा देखो क्या कहता है। क्वेश्चन 2 देखो क्या कहता है, ए अथवा बी में से किसी एक का उदाहरण हमें देना है। ए देखो क्या कहता है, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में दो अंतर लिखने हैं, अथवा मूली किस प्रकार की जड़ होती है, मूली के पत्तों में किस प्रकार की शिरा विन्यास पाई जाती है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो आंसर देखो आप कैसे लिख सकते हो। आंसर हमारे पास ये रहा। ठीक है, विजिबल है ना। हाँ, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पौधों में अंतर। पहला देखो, एक बीजपत्री पौधों में एक बीज पत्र होता है, यानी इनका बीज एक ही होता है, इसको दो भागों में नहीं बांट सकते। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में दो बीज पत्र होते हैं, यानी जो बीज है दो एग्जैक्टली दो भागों में बट जाता है। एक बीजपत्री पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। कैसी जड़ें होती है? रेशेदार। जबकि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है। कैसी जड़ होती है उसकी? मूसला। ये दो अंतर हमने लिख दिए। ठीक है, तीसरा लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। अब अगला क्या रखा था आपको, मूली में किस प्रकार की जड़ होती है? तो मूली एक मूसला जड़ होती है। ठीक है, टैब रूट है। उसके बाद मूली के पत्तों में अगर मूसला जड़ है तो बताओ जालीदार सिरा विन्यास होगा, है ना। कैसा होगा? रेटिकुलेट, जालीदार सिरा विन्यास होता है। अगला देखो, क्वेश्चन 3 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित का रूपांतरण कीजिए। 3 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। बताओ 3 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो कितना आ जाएगा? 3000 मीटर। ठीक है, आंसर। बी देखो, 549 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो 549 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। मल्टीप्लाई करोगे तो 54900, यानी 54,900 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा क्या कहता है, ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर देना है। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है हमें। पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर लिखना है। पदार्थ की परिभाषा लिखिए। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, हमें ये भी लिखना है। ठीक है, आंसर यहाँ देखो हमारे पास ये रहा। ठीक है, फोर्थ का ए, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को पूरी तरह से आप गुजरने देती हैं, जबकि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देती। उदाहरण के लिए कह सकते हो आप हवा पारदर्शी है, आर पार इससे क्या होता है? प्रकाश गुजर जाता है। और अपारदर्शी में आप ले सकते हो दीवार को, दीवार के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, तो उसको अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुओं पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है कांच, वायु और साफ पानी। और अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? वो धातु की प्लेट, ईंट शामिल है। दूसरा क्या कह रहा था? पदार्थ की परिभाषा दीजिए, एसआई इकाई क्या है ये भी बताना है। पदार्थ क्या होता है? वह सामग्री है जिससे कोई वस्तु बनी है, उसको क्या बोला जाता है? पदार्थ। द्रव्यमान की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है? केजी, किलोग्राम है। ठीक है, पांचवा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा कहता है ए अथवा बी में से किसी एक का उत्तर हमें देना है। एक, आवास की परिभाषा लिखिए। किसी भी दो प्रकार के आवासों का नाम लिखना है। अथवा गर्म रेगिस्तान के ऊंट और ठंडे रेगिस्तान के ऊंट के मध्य दो तुलनात्मक गुण बताइए। ये फर्स्ट टर्म में भी आया था आपके पेपर में, है ना। चलो हम फिफ्थ का करते हैं। ये देखो आंसर, आवास वह स्थान होता है जहाँ कोई जीव रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवास। आवासों के दो प्रकार, स्थलीय आवास जमीन पर और जलीय आवास पानी में है। ये दो आवास के क्या हो गए? प्रकार। बी में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान के ऊंटों के मध्य दो तुलनात्मक गुण लिखने थे ना। पहला देखो, गर्म रेगिस्तान के ऊंटों में पानी को लंबे समय तक संग्रहित करने की क्षमता होती है, यानी गर्म रेगिस्तान के जो ऊंट होते हैं बहुत दिनों तक पानी को बचाकर रख सकते हैं और गर्मी के अनुकूल होते हैं और गर्मी को सहन भी कर सकते हैं। जबकि ठंडे पानी के ऊंटों जैसे दो कुवड़ वाले ऊंट होते हैं में ठंड से बचने के लिए घने फर होते हैं और वे ठंडे तापमान के अनुकूल होते हैं, यानी ठंडे तापमान में आराम से
रह सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। राहुल को सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच और खनिज पूरक सप्लीमेंट दिया, कुछ पदार्थ खाने की सलाह दी। वह किस अविभाज्य रोग से पीड़ित है? तो बताओ, सांस फूलना, कमजोरी महसूस होना, तो इसके लिए एनीमिया कहते हैं। रक्त अल्पता बोलते हैं इसको, यानी खून की कमी से जो बीमारी होती है ना, एनीमिया, उसकी बीमारी है इसको। उसके बाद उसके आहार में कौन से खाद्य घटक कम हो सकता है? आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए उसे कौन-सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? तो कौन-कौन से खाने चाहिए बताओ? उसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक और अनार जैसे फल खाने चाहिए, जिससे हमें आयरन मिलता है। ठीक है? बी वाला देखो, अथवा इसका उचित आहार लेते समय भोजन को ठीक से चबाना क्यों आवश्यक है? भोजन करने की कोई 2 स्वच्छ आदतें बताइए जो हमें स्वस्थ रखती है। तो देखो, इसका बी का आंसर ये रहा हमारे पास। आंसर देखो क्या कहता है। भोजन को ठीक से चबाना पाचन क्रिया को आसान बनाने और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। यानी अगर हम भोजन को सही से चबाकर खाते हैं तो वो पचने में आसानी होती है, और जो भी उसमें पोषक तत्व है उसको भी अवशोषण करने में मदद करता है। 2 स्वच्छ आदतें हैं, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, और भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है? 7 देखो क्या कहता है। रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्त गति की परिभाषा एक-एक उदाहरण सहित समझाइए। देखो 7th वाला आंसर। रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्त गति की परिभाषा और एक-एक उदाहरण हमें समझाना है। रेखीय गति किसी सीधी रेखा में गति होती है, उदाहरण के लिए चलती हुई कार। वृत्तीय गति किसी निश्चित बिंदु की के चारों ओर एक गोलाकार पथ में गति होती है, उदाहरण पंखे की जो ब्लेड है वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसके बाद आगे देखो। और आवर्त गति वह गति होती है जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, उदाहरण के लिए लोलक की गति। लोलक मतलब घड़ी का जो वो नहीं होता पेंडुलम, उसको हम क्या बोलते हैं? लोलक बोलते हैं। क्वेश्चन 8 देखो। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ हमें बताना है क्या होते हैं। तो देखो, ए चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो देखो, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय और आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो है ये चुंबकीय पदार्थ हैं। अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच आदि ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। 8 का बी देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। चुंबक किस प्रकार अपनी चुंबकत्व शक्ति खो सकता है? कोई 3 उदाहरण हमें लिखने हैं। तो देखो, आपको 3 उदाहरण इस तरीके से लिखने हैं। गर्म करने पर चुंबक अपनी चुंबकत्व शक्ति को खो सकता है। उदाहरण देखो, चुंबक को बहुत अधिक गर्म करने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है। पीटने या गिराने से, बार-बार हथौड़े से पीटेंगे या ऊंचाई से गिराएंगे तब भी चुंबकत्व खो जाता है चुंबक का। अनुपयुक्त भंडारण, यदि चुंबकों को सही ढंग से संग्रहित नहीं किया जाता, जैसे विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के पास रखना, तो वे समय के साथ कमजोर होते जाते हैं और एक समय आकर इनका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक है? खंड घ देखो क्या कहता है हमें। 9th क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन शब्दों को भरकर हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला देखो, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, वर्षा, जल संचयन, वायु और द्रव। ठीक है? तो देखो, कारों में प्रायः उपयोग की अथवा जाने वाला ईंधन। कारों में क्या उपयोग करते हैं हम? पेट्रोल। क्या उपयोग करते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल। उसके बाद नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण। नवीकरणीय संसाधन मतलब जिनको हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा। क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा। उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम को सामान्यतः डैश कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट देखो, वर्षा के जल को इकट्ठा कर बड़े पैमाने पर संग्रहित करना
क्या कहलाता है? वर्षा जल संचयन। क्या लिखोगे? वर्षा जल संचयन। डैश गैसों का मिश्रण है। क्या गैसों का मिश्रण है बताओ? वायु। वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है, आंसर। प्रश्न 10 देखो क्या कहता है, कॉलम ए कॉलम बी का हमें करना है मिलान। हिमनीकरण क्या होता है बताओ? पानी से बर्फ बनना, उसको हम कहते हैं हिमनीकरण। जल चक्र क्या होता है? प्रकृति में जल का निरंतर चक्रण जो है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं। संघनन का मतलब क्या होता है? ऊंचाई पर जल वाष्प का ठंडा होना और पानी की बूंदें बनना, उसको संघनन बोलते हैं। आर्द्रता क्या होती है? वायु में जल की मात्रा को हम आर्द्रता बोलते हैं। और बादल कैसे बनते हैं? कोहरे का बनना, उससे ही बादल बनते हैं। ठीक है। प्रश्न 11 देखो क्या कहता है, एक अथवा दो में से किसी एक का उत्तर दीजिए 5 नंबर में। फर्स्ट, उपग्रह क्या होता है? और बी इसमें है, प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में अंतर बताइए। ठीक है। अथवा वाले में देखो, सेकंड में सौर मंडल क्या है, इसके किसी भी 4 पिंडों का नाम लिखिए। दूसरा, सूर्य को सौर मंडल का केंद्र क्यों माना जाता है, हमें ये बताना है। ठीक। देखो आंसर 11, उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। उदाहरण के लिए कह सकते हो, चांद भी एक उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में अंतर हमें बताना है, तो देखो प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रह में अंतर। प्राकृतिक उपग्रह ये प्रकृति में पाए जाने वाले खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का जो है चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, क्योंकि ये चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कृत्रिम उपग्रह ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है ताकि वे पृथ्वी या अन्य ग्रहों की परिक्रमा कर सकें। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह। ये जनरली मानव निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। और वाले में देखो, सौर मंडल क्या है? इसके किसी भी 4 पिंडों का नाम लिखना है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौर मंडल। यानी सूर्य के चारों ओर जो भी चीजें परिक्रमा कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सौर मंडल। सौर मंडल के 4 पिंडों के नाम है सूर्य, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है। बी वाला देखो, इसका सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों माना जाता है? सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना जाता है क्योंकि यह सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और इसका विशालतम गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों और अन्य वस्तुओं को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यानी जनरली क्या करता है सूर्य? सभी को अपने चारों ओर घुमाता है। यानी सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के बीच में है और सभी ग्रह और उपग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% हिस्सा जो है अकेले सूर्य है और सभी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा भी कर, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का केंद्र माना जाता है। ठीक है। खंड डा देखो, ये केस आधारित प्रश्न है। पढ़ो 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखो। एक मछली, गाय और पक्षी को निरीक्षण में रखा गया। मछली पानी में तैरती है। किस किस को रखा गया? एक मछली को, गाय को और एक पक्षी को हमने निरीक्षण में रखा, यानी हम इनकी जांच कर रहे हैं। मछली जल में तैरती है, गाय नथुनों से सांस लेती है और पक्षी अंडे देकर प्रजनन करता है। तीनों को भोजन की आवश्यकता होती है पर इनका जीवन अथवा खान-पान जो है भिन्न होता है। यहाँ पर गलतियां हैं हिंदी में बहुत सारी, ठीक है? तो मैं मिला के पढ़ रहा हूँ तो सेंटेंस बन रहा है। ए देखो, पक्षी द्वारा अंडे देना जीवधारियों के किस गुण को दर्शाता है? तो देखो अंडे देना ये किस गुण में आता है? प्रजनन। किस में आता है? प्रजनन। तो क्या लिख दोगे? प्रजनन आंसर हो जाएगा। प्रजनन गुण को दर्शाता है। मछली किस प्रकार गति दिखाती है? तो क्या लिखोगे? मछली तैरकर गति दिखाती है। मछली तैरती है ना, तैरकर क्या कर रही है? गति दिखा रही है। नीचे दिए गए विकल्प सी अथवा डी में से कोई एक करें। 3 जीवों में
एक समानता लिखिए। 3 जीवों में एक समानता क्या होगी? तो देखो, तीनों जीवों को भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता होती है ना? भोजन चाहिए तीनों को, तो भोजन की आवश्यकता होती है। डी देखो, उद्दीपन की परिभाषा दीजिए। कैसे लिखोगे? उद्दीपन वातावरण वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण, ठीक है, सजीवों द्वारा किया गया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को दर्शाती है। प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ठीक है। 13 देखो क्या कहता है। एक छात्रा ने विभिन्न पदार्थों की जल में घुलनशीलता की जांच की। यानी एक छात्र है, क्या कर रही है, पानी में चीजों को घोल घोल कर देख रही है। उसने अलग अलग गिलासों में चीनी, रेत, नमक, तेल और चॉप पाउडर डाला और हिलाया। ठीक है। अब देखो, उपयुक्त में से कौन से दो पदार्थ जल में घुलेंगे? कौन कौन से घुलेंगे बताओ? एक तो चीनी घुल जाएगी, और एक कौन सा घुलेगा? नमक। एक कौन सा घुल जाएगा? नमक। उपरोक्त दिए गए कौन से दो पदार्थ जल में नहीं घुलेंगे? तो कौन कौन से नहीं घुलेंगे बताओ? रेत नहीं घुलेगा, तेल नहीं घुलेगा, है ना? दो ही के नाम लिखने हैं। आगे देखो, सी अथवा डी में से किसी एक का उत्तर हमें देना है। सी, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उन्हें बताओ? घुलनशील पदार्थ। क्या बोलते हैं? घुलनशील पदार्थ। ठीक है। अथवा डी देखो, जल में घुलनशील दो गैसों के नाम लिखो। कौन कौन सी गैसें जल में घुलनशील है? एक तो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो घुली हुई ऑक्सीजन क्या करती है? पानी में जो जीव रहते हैं ना, वो सांस लेते हैं, जैसे मछलियां। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहते हैं। मीना और उसकी माँ रसोई में अनाज साफ कर रही है। गेहूं में छोटे छोटे पत्थर और भूसी मिली हुई है। माँ पहले पत्थरों को हाथ से चुनकर अलग करती है, फिर पंखे के सामने धीरे धीरे गेहूं डालती है, जिससे हल्की भूसी उड़ जाती है। मीना की माँ द्वारा पत्थर अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग करी गई? तो बताओ कौन सी विधि है? इसको कहते हैं हस्तचयन। हाथ से करा है ना उन्होंने, तो क्या बोलोगे? हस्तचयन विधि का विधि का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किया गया है। ठीक है। बी देखो, भूसी अलग करने की कौन सी विधि प्रयोग हुई? कौन सी विधि प्रयोग करी है उन्होंने? हवा का प्रयोग करा है ना, इसको कहते थे निष्पावन। क्या बोलते थे? निष्पावन। चैप्टर में पढ़ा है ना, निष्पावन विधि। ठीक है। डी अथवा डी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। भूसी क्यों उड़ जाती है जबकि गेहूं के दाने सीधा नीचे गिरते हैं? तो बताओ, भूसी क्यों उड़ जाती है? भूसी हल्की होने के कारण उड़ जाती है। उड़ जाती है। जबकि दाने भारी होने के कारण सीधे नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं। ठीक है। अथवा इस विधि का एक और उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण हमें दे सकते हो, दानों को भूसी से अलग करना। भूसी से अलग करना। 15वां देखो क्या कहता है। एक मौसम केंद्र ने शीत ऋतु के दिन निम्न तापमान दर्ज किए। सुबह के टाइम 12 था, दोपहर के टाइम 19 था, सायकाल शाम के टाइम 14 था, रात में 10 था।
ए क्वेश्चन देखो, इनमें से सबसे कम तापमान कौन सा है? तो कौन सा है देखो, 10 डिग्री। क्या लिखोगे? 10 डिग्री सेल्सियस। बी देखो, सुबह से दोपहर तक तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो दोपहर को 19 डिग्री है, सुबह को कितना है? 12 डिग्री। माइनस कर दो, 60 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। सी अथवा डी में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मौसम केंद्र में वायु का ताप मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हमें वो बताना है, कौन सा तो उदाहरण में क्या लिखोगे? थर्मामीटर। या दूसरा क्या बोल सकते हो? तापमापी। ठीक है। अगला, अथवा में देखो, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। उत्तर